नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एनईईटी एग्जाम के पेपर लीक और अन्य पेपर लीक मामलों में अब पार्लियामेंट भी गर्मा गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होनी थी, लेकिन हंगामा ही हंगामा मचा एनईईटी के पेपर लीक मामले को लेकर। विपक्ष देश में जो लगातार पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, उसको लेके सरकार से जवाब मांगना चाहती। सरकार जवाब देने से भाग रही है और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो, इसके पीछे छुप रही है। एनईईटी का मामला जब सदस्य शपथ ले रहे थे तब से शुरू हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने लगे सदस्यत्व की पार्लियामेंट में, तब भी नाम हुए। जब भी वो आते हैं तब घोषणाएं लगती है एनईईटी के मामले को लेके। लेकिन हाल ही में जो कुछ सीबीआई में छापे मारे गुजरात में, उसमें एक बात तो और समझ में आती है कि जितने भी बड़े ठेके, चाहे एग्जाम कंडक्ट करने के हो, चाहे पेपर प्रिंटिंग के हो, चाहे कोई और भी हो, ये सब गुजरात को ही जाते हैं। और गुजरात में भी बहुत बड़े स्कैंडल्स बाहर आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय इश्यूज, जो राष्ट्रीय समस्याएं, जो बड़े बड़े स्कैंडल्स है, उससे जुड़े हुए। ये अक्सर 2014 के बाद हमने देखा कि जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं और जहां जहां मुख्यमंत्री रबर स्टैंप बने हुए हैं, अभी योगी आदित्यनाथ छोड़ बाकी सभी जगह पे, आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप हरियाणा की बात करें, आप गुजरात की बात करें, आप अ, उसके बाद आसाम की बात करें, या फिर आप उत्तराखंड की बात करें, सभी जगह, या महाराष्ट्र की बात करें, सभी जगह वही लोग काम कर रहे हैं जो गुजरात के हैं। महाराष्ट्र में तो स्थिति यह है कि सरकार ऑटो रिक्शा सरकार है, तीन पहिए की सरकार है, जहां शिवसेना, एकनाथ शिंदे, शरद पवार से टूटे हुए अजित पवार अपनी पार्टी को लेके और बीजेपी मिला के सरकार चला रहे हैं। लेकिन वहां कोई अहमदाबाद से मालवीय नाम का एक इंसान आता है और एक अधिकारी के, बड़े अधिकारी के कार्यालय में टेबल लगा के बैठता है, और वही सब कुछ, वही सरकार चला रहा है। यदि आपको कोई ठेका भी लेना हो तो पहले आपको कहीं से भी ठेका मिल भी गया हो, आपको L1 होके या टेक्निकली क्वालिफाइड होके, फिर भी आपको उस दरबार में जब तक हाजिरी नहीं देते तब तक प्रोसीडिंग पूरे नहीं होते। हर राज्य में कहीं ना कहीं या तो कोई अधिकारी डिप्यूटेशन पे भेजा गया है, या कोई ऐसा आदमी जाके बैठता है, वो सारे ठेके देता है। हाल ही में जब बरसात हुई तो बरसात में बहुत सारी चीजें सामने आई, खासकर अयोध्या के मंदिर में जो लीकेज हुआ, उसके बाद में रोड की जो हालत बेकार हुई, उसमें सस्पेक्ट तो इंजीनियर होते हैं, लेकिन ठेकेदार पे कोई हाथ नहीं उठाता, क्योंकि ठेकेदार गुजराती होता है। महाकाल लोक में एक आंधी की आ गई, सारी करोड़ों रुपए की मूर्तियां उड़ गई। बाद में पता पड़ा वो ठेका भी गुजराती के पास था। धारावी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट यदि किसी को क्लियर करना हो और कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोई कंपनी को ठेका मिल जाता है, तो टेंडर कैंसिल करके रीटेंडरिंग किया जाता है। रीटेंडरिंग में वो कंपनी बाहर की जाती है और फिर गुजराती अडानी को वो ठेका मिलता है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गुजरात से है, तो क्या इस देश में सारा काम गुजराती ही करेंगे? प्रश्न ये है। सारा बड़ा उद्योग गुजराती ही चला जाएगा, बड़ा निवेश गुजरात चला जाएगा। 2014 के बाद लगातार ये हो रहा है कि खासकर महाराष्ट्र में जो बड़े उद्योग आ रहे थे, निवेश कर रहे थे, उनको महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किया गया। और जब केंद्र डंडा उठाता है तो कोई उद्योगपति इस देश में अवकाश नहीं रखता कि वो केंद्र के कहने के बावजूद किसी और राज्य में अपना निवेश करे। गिफ्ट सिटी जो गुजरात में बन रही है, वो गिफ्ट सिटी इस देश का नया फाइनेंशियल हब होने जा रहा है, और देश की आर्थिक राजधानी का जो टैग था मुंबई को, वो धीरे धीरे वहां शिफ्ट होने का प्रोसेस चल रहा है। कई कार्यालय वहां शिफ्ट हो गए हैं। आने वाले समय में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी वहां शिफ्ट हो जाए और शेयर मार्केट का सारा कारोबार गिफ्ट सिटी से चले, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। डायमंड ट्रेड की भी वही हालत है।
जिसके लिए मुंबई फेमस था, अब वो धीरे-धीरे गुजरात शिफ्ट हो रहा है। कुल मिलाकर देश में ये जो नया अ, आतंक चल रहा है या अतिक्रमण चल रहा है विभिन्न राज्यों के ऊपर, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया ने तो अपने अभिभाषण में ये बात बाकायदा रेखांकित की थी कि हमारा संघीय ढांचा है और सभी राज्यों को निवेश चाहिए। इसमें एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। लेकिन प्रतियोगिता होगी कैसे? राष्ट्रपति महोदया का ये जो सोच है, ये डेफिनिटली कैबिनेट का सोच है, क्योंकि कैबिनेट ने ये पूरा भाषण लिखा था, कैबिनेट अप्रूव्ड था। लेकिन जिस कैबिनेट के मुखिया स्वयं दूसरे राज्यों के प्रोजेक्ट अपने राज्य में ले जाते हैं और यदि वहां डबल इंजन की सरकार है, तो वो मात्र हताशा से देखते रहते हैं, क्योंकि बोलने की किसी की औकात नहीं, क्योंकि दिल्ली की मर्जी से ही वो सत्ता में बैठे हैं। पेपर लीक के मामले में जो ताजा-ताजा जो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आई है, वो ये है कि एक जय जलाराम ट्रस्ट है गुजरात में, और जय जलाराम ट्रस्ट के जो मालिक है, उनके भाजपा के साथ बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि भाजपा को वो दबा के चंदा देते हैं। जय जलाराम ट्रस्ट के कुछ स्कूल्स चलते हैं और वो भी फ्रॉड किस्म के, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने उनके एक स्कूल को लेके 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और ट्रस्ट ने माना कि हाँ, वो गलत कर रहे थे। जिनकी परमिशन नहीं, वो स्कूल भी, वो क्लासेस भी लगाते हैं और जितनी कैपेसिटी उससे 10 गुना कैपेसिटी के बच्चों के एडमिशन करते हैं। इनके जब स्कूल खुलते थे तो स्मृति ईरानी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता स्वयं वहाँ स्कूल के ओपनिंग में जाते हैं। कई कार्यक्रमों में रूपाणी दिखाई दिए, जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ थे वहाँ के। चुड़ासमा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो उनके हर फंक्शन में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके कई फंक्शंस में जाते हैं। वहाँ ये हाल है कि वहाँ जो स्कूल ऑलरेडी बदनाम है, उसको नीट ने गोधरा में और थर्मल में दोनों जगह सेंटर बनाया। और हालत ये हुई कि एग्जाम होने के बाद बच्चे ब्लैंक पेपर छोड़ते हैं, और जब पेपर जमा होके पेपर भेजने के लिए भेजे जाते हैं, रास्ते में एक जगह कॉफी शॉप में रोक के वो डब्बे फिर से, सील डब्बे फिर से खोले गए, वो पेपर्स निकाले गए, बच्चे वहाँ थे, उन्होंने पेपर वहाँ पे जैसे सॉल्वर बोलता है उस हिसाब से पेपर भरे और फिर उसमें रख के वापस भेजे गए। ये सारे वीडियो लीक हुए। 5 मई को एग्जाम होती है, 8 मई को कलेक्टर के पास ये वीडियो जाते हैं और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है, और ये सब गुजरात में हो रहा है। इसके बावजूद केंद्र में मंत्री कहते हैं कि नीट में कोई घोटाला ही नहीं हुआ। और फिर उसके बाद कुछ लोग पकड़े जाते हैं, तो पकड़े जाने वाले लोग भी प्यादे हैं, क्योंकि जो बड़ा मगरमच्छ है वो आज भी घूम रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट का मालिक। यदि आप भाजपा को चंदा देते हो और भाजपा के नेताओं से नजदीकी है, तो फिर आपको नंबर 2 का काम करने का लाइसेंस इस देश में मिल जाता है। ऐसा ही एक और कंपनी है जो हाल ही में अ, जिसकी चर्चा बहुत है, वो है एजुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। एजुटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये इस देश की सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्ट करने वाली कंपनी है। ये गुजरात की, सूरज चंद्र आर्य इसके मालिक है। उनके बेटे विनीत आर्य भी इस कंपनी में थे, लेकिन बाद में एक जगह, खासकर 2017 में, जब बिहार कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में जो एग्जाम यही एडुटेस्ट कंडक्ट कर रहा था, ये जब ओपन हुआ, तो उसके बाद विनीत आर्य उसमें अरेस्ट हुए। विनीत आर्य अरेस्ट हुए, तो फिर बाद में मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आत्महत्या के विचार आते हैं, इस नाम पे वो अभी जमानत पे है। जब कंपनी को लगा 2017 में कि हमारी बहुत बदनामी हो गई है, तो फिर उन्होंने 23 अगस्त 2018 को कंपनी का नाम कॉन्फी कॉन्फिसेक प्राइवेट लिमिटेड से एजुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाया। सेम कंपनी नाम बदला। बिहार ने जिसको ब्लैकलिस्ट किया, उसके बाद जो केंद्र की बड़ी एजेंसी है, जो जिसके मुखिया हम कहे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर उसके अध्यक्ष होते होते हैं, उन्होंने
जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी फिर उनको पेपर सेट करने का काम किया। एक बिहार ब्लैकलिस्ट करता है तो उनको दिल्ली में काम मिलता है, फिर 2 साल बाद फिर वापस बिहार में जाके अपना ब्लैकलिस्ट करके निकाल देते हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं देश का जहां एग्जाम कंडक्ट नहीं करते, और हर जगह पेपर की धांधलियां है। खासकर मैं यदि कहूं कि यूपी का इस कंपनी का नाम इसलिए भी अभी सामने आया कि यूपी में जो पुलिस घोटाला पुलिस घोटाला भर्ती कांड जो हुआ, जिसको सरकार ने पहले नकारा, बाद में सरकार ने कहा कि हाँ हुआ है, और फिर एसटीएफ की स्थापना हुई। तो उसमें 17 और 18 फरवरी को पेपर होना था। करीब करीब 63,244 वैकेंसीज थी, उसके लिए 43 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। जब पेपर में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक होने की गड़बड़ी हुई, सरकार ने मना किया, उसके बाद एसटीएफ की अपॉइंटमेंट हुई, और उसके बाद 6 जून को 900 पन्ने का एक चार्जशीट फाइल हुआ 18 आरोपियों के साथ। और उसके बाद यूपी पुलिस ने एडू टेस्ट को अभी वर्तमान में ब्लैकलिस्ट किया। जो कंपनी पहले से ब्लैकलिस्ट है, उसके बाद भी यदि उनको लगातार काम मिलता है तो ये आश्चर्य की बात है। केंद्र की सीएसआईआर है, जो मैंने बताया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंडर आती है, और सीएसआईआर के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। उन्होंने 444 पदों के लिए करीब करीब 2 फेज में परीक्षा अनाउंस की। तो पहला फेज की परीक्षा में बहुत धांधली सामने आई, कई जगह रेड भी हुई, जब कंप्लेंट्स हुई तो, और वहां पे धांधलियां मिली अलग अलग सेंटर पे। लेकिन उसके बाद भी, जैसा कि सरकार हमेशा कहती है, जब भी कंप्लेंट आती है तो कहती है कि नहीं, ऐसी धांधली नहीं, और बाद में जब वीडियोज आते हैं, बाद में जब प्रूफ आने लगते हैं, तो फिर धीरे से सरकार बोलती है कि हाँ हो गई। ये सारी जो सीएसआईआर की जो एग्जाम है, इसकी धांधलियां सामने होते हुए भी 7 जुलाई को सेकंड फेज का एग्जाम ये कंडक्ट करने की बात की हुई है। जिस गुजरात मॉडल की बात हम करते हैं, फरवरी 2020 में गुजरात ने एक विधेयक पारित किया था पेपर लीक को लेके, और 2023 में जो पेपर लीक का जो विधेयक पारित हुआ, उसमें यह है, पेपर लीक मामले में यदि कोई संलग्न होता है तो उसे कम से कम 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। लेकिन तब से आज तक 11 पेपर लीक हुए, लेकिन 11 पेपर लीक होने में वहां पर अभी तक 210 लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, लेकिन सजा किसी को नहीं। क्योंकि जिसको भी पकड़ में आता लेते हैं, वो कहीं ना कहीं वही बीजेपी के साथ उसके रूट्स मिलते हैं, या सीधे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के किसी कार्यक्रम में वो होता है, या किसी बड़े मंत्री का वो कोई होता है। उसके बाद इसके पहले गुजरात में जो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, पूरा गुजरात आंदोलित हुआ था जिस पेपर लीक में, उसमें सूर्या ऑफसेट करके एक कंपनी थी जो काफी गुजरात के यूनिवर्सिटीज और चयन एग्जाम्स के लिए, परीक्षाओं के लिए पेपर छापती थी, उसका नाम हुआ। लेकिन उसमें भी किसी एक कर्मचारी को पकड़ा गया और मालिक छूट गए, क्योंकि संघर्ष मां गुजरात, ये जो किताब है नरेंद्र मोदी की 2078 में 5 जनवरी 5 जून 1978 में छपी, उसका दूसरा संस्करण 2000 में, और फिर तीसरा संस्करण 2008 में छपा। इसके प्रकाशक और मुद्रक सूर्या ऑफसेट है। सूर्या ऑफसेट के पुरोहित कहते हैं कि भाई हमें बदनाम किया जाता है, कर्मचारी काम करता है और मैं बदनाम होता हूँ। लेकिन जब पेपर लीक का मामला और पेपर लीक की इंडस्ट्री इस देश में अरबों रुपए की है, इसमें पेपर छापने वाले, पेपर लीक करवाने वाले, इसमें पेपर सॉल्व करने वाले, इसमें एग्जाम कंडक्ट करने वाली कंपनियां माफ कीजिएगा, हाँ, पेपर लीक ये इस देश का अरबों रुपए का एक धंधा है। बहुत बड़ा माफिया इसमें काम करता है, जिसमें प्रिंटर जो पेपर छापता है, फिर वो कंपनी जो पेपर टेस्ट करवाती है, फिर वो सॉल्वर एक गैंग होती है। ये कई चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें उलझे हुए हैं। ये तमाम लोगों का जब नाम सामने आता है तो पकड़े मात्र छोटे लोग जाते हैं। यदि कोई जय जलाराम स्कूल का कोई टीचर पकड़ा जाएगा, लेकिन वो जो ट्रस्टी है, जो अपने बलबूते पे अपने तमाम स्कूलों को सेंटर बनवाता है, और उसका सेंटर बनवाने में लालच इतना ही है क्योंकि वहां करोड़ों रुपए का धंधा होता है, और सीबीआई को इसी चक्कर में बहुत सारी चीजें मिली। लेकिन फिर जहां गुजरात है,
गुजरात एक शब्द ही ऐसा है, या गुजराती होना ये अपने आप में एक आपको कवच, सुरक्षा कवच देता है। तो जहाँ एजेंसियां भी स्लो डाउन होती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि गुजरात में मोरबी में एक पुल बह गया था, सैकड़ों लोगों की मौतें हुई थी, लेकिन उसमें छोटे मोटे जो चौकीदार है उन लोगों को पकड़ा गया था। लेकिन एक घड़ी की कंपनी जिसका कंस्ट्रक्शन से कोई काम नहीं है, उसको उस पुल का काम मिला था। और क्योंकि वो बड़ा फंडर है गुजरात के बीजेपी का, इसलिए उस पे हाथ डालने में एजेंसियां कतरा रही थी। बहुत सामाजिक प्रेशर और कोर्ट के प्रेशर के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन फिर जो धाराएं लगती वो इतनी मामूली होती है कि जमानत मिल जाती है। एजू टेस्ट का वैसा भी है, जिसका बेटा खुद पागलपन का शिकार हो, ऐसी बात कोर्ट में बोलकर जमानत पे हो, वो इंसान जो कई जगह पे जिसकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो, वो कंपनी यदि केंद्रीय सरकार के उस एजेंसी के लिए अभी भी काम कर रही है जिसके मुखिया प्रधानमंत्री है, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के तार कहां तक जुड़ गए हैं। एक बात तो तय है कि जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली में शीर्ष स्थान पर बैठे हैं, तब तक इस देश में गुजराती होना ये इस धंधे की पहली अनिवार्यता है। कोई भी ठेका आपको लेना हो तो आपको गुजराती होना जरूरी है। कोई भी कुकर्म आपको करना हो और सरकार से बचना हो तो फिर आपको गुजराती होना जरूरी है। बड़े काम आपको लेना हो और ठेके लेकर पूरा मलिदा जो है प्रॉफिट का वो आपको खाना हो और काम लोकल ठेकेदारों से आधी कीमत में करवाना हो, तो फिर आपको गुजराती होना अनिवार्य है। और इसका तमाम खामियाजा देश के भविष्य के बच्चों पे तो हो ही रहा है, लेकिन फिर राम मंदिर हो या बड़े पुल हो या फिर बड़ी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हो या रोड हो, जो एयरपोर्ट्स हो, जो ये गुजराती बनाते हैं उसका हश्र एक बारिश में क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। तो कुल मिलाकर ये गुजराती आतंक इस देश के वर्क कल्चर पे कब तक चलेगा, ये तो श्री राम ही जाने, क्योंकि राम खुद अब पानी में भीगे पड़े हुए। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम का यूट्यूब चैनल।